वर्गीकरण। ख्याति को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्रय की गई ख्याति, नंबर 2 स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति मतलब ऐसी ख्याति जिससे क्रय मूल्य का भुगतान करके खरीदा जाता है। अब क्रय करके कैसे, मतलब मूल्य का भुगतान हम उसमें कैसे करेंगे? जब भी मान लीजिए कि किसी संपत्ति को खरीदा, किसी फर्म को खरीदा जाता है, तो क्रय की गए व्यापार का क्रय मूल्य उसकी संपत्ति के मूल्य से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यापार को खरीदा उसने 1,50,000 रुपए में, लेकिन उसकी जो संपत्तियां हैं उनका मूल्य 1,30,000 रुपए है, लेकिन उसने उसको खरीदा 1,50,000 रुपए में है, तो उसने जो 20,000 रुपए ज्यादा दिए हैं वो उसकी ख्याति का मूल्य कहलाएगा। उस फर्म की ख्याति के कारण उसको 20,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। तब यह अंतर क्रय की गई ख्याति का मूल्य होता है और इसे चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है और उसे अपलिखित कर दिया जाता है, मतलब उसको बंद कर दिया जाता है। जो भी अच्छी फर्में होती है वो क्या करती है, ख्याति को पुस्तकों में नहीं दर्शाती है, वो ख्याति खाता खोलकर उसको बंद कर देती है। स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति, ऐसी ख्याति जो व्यापारी के स्वयं की मेहनत से उत्पन्न होती है। जब वो लगातार व्यापार करता है, मेहनत करता है, तो उसका व्यापार जो है वो ख्याति अर्जित कर लेता है। ऐसी ख्याति को स्वयं उत्पन्न ख्याति कहा जाता है और ऐसी ख्याति को आप खरीद नहीं सकते क्योंकि यह व्यापार की साख से उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे कि साझेदारी फर्म की पुस्तकों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऐसे क्या कारण हैं कि हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। एक साझेदारी व्यवसाय में निम्न परिस्थितियों में ख्याति का मूल्यांकन करना है। नंबर 1, जब साझेदार फर्म की पुस्तकों में ख्याति का समायोजन करने का निश्चय करते हैं। जब साझेदार अपने लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन्हें ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी है। पर इसके पहले मैंने जब आपको बताया था नफे का अनुपात और प्राप्ति का अनुपात, तो उसमें बताया था कि जो साझेदार त्याग करता है तो उसके त्याग के स्वरूप उनको प्रतिफल के रूप में ख्याति की राशि भुगतान की जाती है। जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है, जब किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं तो क्या होता है कि नए साझेदार के आने से जो पुराने साझेदार हैं उनके हिस्सों में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन के रूप में उसमें उनको पहले की तुलना में कम लाभ मिलने लगता है, तो इसके परिणाम स्वरूप ख्याति का मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। जब कोई साझेदार फर्म से अलग होता है, रिटायरमेंट लेता है या किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो भी ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी होता है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका उत्तराधिकारी है, उसको ख्याति की राशि का भुगतान किया जाता है। फर्मों का एकीकरण, जब दो फर्म मिलकर एक नई फर्म का निर्माण करती हैं तो ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है। जब दो साझेदारी फर्म को कंपनी में बदल दिया जाता है तो भी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। जब साझेदारी व्यवसाय को बेचने का निश्चय कर लिया जाए, क्योंकि जब साझेदारी व्यवसाय को बेचा जा रहा है तो उसकी गुडविल अगर अच्छी होगी तो उसका जो प्राइस है, उसका जो परचेज प्राइस है वो ज्यादा होगा। जब साझेदारी व्यवसाय का प्रारंभ ख्याति का मूल्य चुकाकर किया जाता है, तो ये सब दशाएं हैं, ये सब कंडीशन है जिसमें ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। अब हमारे पास टॉपिक है कि क्या ख्याति की राशि को अपलिखित कर देना चाहिए। अपलिखित कर देना चाहिए मतलब क्या ख्याति खाते को बंद कर देना चाहिए। जिस व्यवसाय के चिट्ठे में ख्याति लिखी जाती है वास्तव में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसे व्यवसाय के संबंध में माना जाता है कि व्यापार में साधारण लाभ से अधिक अधिलाभ को अर्जित नहीं किया जा सकता है। यदि होता तो ख्याति की राशि का अपलेखन कर दिया गया होता। मतलब जो अच्छी फर्में होती हैं वो अपने चिट्ठे में ख्याति की राशि को नहीं दिखाती हैं। इसलिए जो भी फर्म ख्याति अपने बैलेंस शीट में दिखाती है उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा
नहीं माना जाता है। इसलिए व्यवसायी द्वारा ख्याति की राशि का जब वास्तविक लाभ साधारण लाभ से अधिक हो तब उसको धीरे धीरे उसको अपलिखित कर देना चाहिए, मतलब उसको चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है ख्याति की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। ख्याति की क्या क्या अवधारणाएं हैं देखिए आप। कानूनी अवधारणा, आर्थिक अवधारणा और लेखांकन अवधारणा, 3 अवधारणाओं में इसको बांटा गया है। अब हम एक का डिटेल पढ़ेंगे। कानूनी अवधारणा। अब ख्याति की कानूनी अवधारणा क्या होती है? ग्राहकों तक सीमित होती है। इस अवधारणा में ख्याति को की ये संभावना मानी जाती है कि जो पुराने ग्राहक हैं वो पुरानी जगह पर आते रहेंगे, मतलब अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। आर्थिक अवधारणा, अर्थशास्त्री श्री इडे के अनुसार ख्याति अनेक अलिखित संपत्तियों का मिश्रण है। अलिखित संपत्तियां मतलब ऐसी संपत्तियां जो अनरिकॉर्डेड हैं, जो अभी चिट्ठे में दर्शाई नहीं गई है, उनका सम्मिश्रण है। आर्थिक अवधारणा के अनुसार किसी भी चालू व्यवसाय को नए व्यवसाय की तुलना में आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। कोई भी जो पुरानी फर्म होगी जाहिर है उसको लाभ ज्यादा होगा बनिस्बत जो नई फर्म खुली है उससे, क्योंकि पुरानी फर्म की ख्याति ज्यादा होती है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो व्यापार जितना ज्यादा पुराना हो जाता है वो उसकी ख्याति उतनी ज्यादा हो जाती है। लेखांकन अवधारणा, ख्याति के संबंध में लेखापालक जो हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, उनके अनुसार व्यवसाय के विक्रय पर उसके स्थापित मूल्य से अधिक प्रतिफल की राशि को ही ख्याति माना जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यवसाय को स्थापित करने में जब उसका सेटअप पूरा लगाया गया था तब उसमें 10 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन जब कुछ वर्षों के बाद उसको बेचा जा रहा है तो उसका जो मूल्य है वो बढ़ के 15 लाख रुपए हो गया है। तो 10 लाख हमने लगाया था और 15 लाख रुपए में वो व्यापार अगर बिक रहा है तो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो उसकी ख्याति के कारण प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कहलाती है लेखांकन की अवधारणा। अब ख्याति के संबंध में जो विशिष्ट शब्दावली है वो देखेंगे हम। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था सामान्य लाभ, अधि लाभ, औसत लाभ। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले सामान्य लाभ। विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ को सामान्य लाभ कहते हैं। जैसे 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई और अपेक्षा की गई। अपेक्षित लाभ मतलब हम अपेक्षा करते हैं कि हम अगर 1 लाख की पूंजी लगाते हैं तो 15% लाभ हो सकता है या 10% लाभ हो सकता है, तो वो अपेक्षित लाभ कहलाता है। तो उसके लिए सामान्य लाभ का सूत्र हो जाएगा विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की अपेक्षित दर अपॉन में 100। से हमने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई तो यहाँ पर विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपए हो जाएगी। लाभ की अपेक्षित दर 15 मानी है हमने तो 15 हो जाएगी यहाँ पर अमाउंट और यहाँ पे 100। तो इस तरीके से हम सामान्य लाभ को निकाल सकते हैं। जो भी पूंजी व्यापार में लगाई गई है उस पे जो भी एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना लाभ हो सकता है, वो उसके हिसाब से जब निकाला जाता है तो वो सामान्य लाभ कहलाता है। वास्तविक लाभ एक विशेष अवधि में सामान्यतः 1 वर्ष, विशेष अवधि क्या होती है? 1 वर्ष की होती है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाती है। व्यापार द्वारा अर्जित किए गए लाभ को वास्तविक लाभ कहा जाता है। अब ये वास्तविक लाभ धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। औसत लाभ निर्धारित वर्षों के लाभ हानि के योग में लाभों को जोड़कर एवं हानि को घटाकर निर्धारित वर्षों की संख्या का भाग देकर औसत लाभ की गणना की जाती है। इसका सूत्र है औसत लाभ निर्धारित वर्षों के लाभ का योग हानि घटाकर। जैसे मान लीजिए पिछले 5 वर्षों के लाभ हैं और किसी 1 वर्ष में हानि हो रही है तो 4 वर्ष के जो लाभ हैं उनको जोड़ लेंगे और जो हानि है उसको माइनस कर देंगे और टोटल 5 वर्ष हैं तो निर्धारित वर्षों की संख्या में 5 आ जाएगा और उसको डिवाइड करके जो अमाउंट निकालेंगे वो औसत लाभ कहलाएगा। अधिलाभ
अर्जित किए गए वास्तविक लाभ में से अपेक्षित सामान्य लाभ को घटाने पर आने वाला शेष लाभ अधिलाभ कहलाता है। इसका सूत्र है, देखो, अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। मतलब सामान्य लाभ से अधिक जितना लाभ कोई फर्म कमाती है वो उसका अधिलाभ कहलाता है। अभी हमने सामान्य लाभ, औसत लाभ और अधिलाभ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सामान्य लाभ और अधिलाभ में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर देखो, अर्थ, दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है। विनियोजित पूंजी पर अपेक्षित लाभ को सामान्य लाभ कहा जाता है। किस पर? विनियोजित पूंजी पर। विनियोजित पूंजी जो व्यापार में लगाई गई पूंजी है, उस पर जो लाभ होता है वो सामान्य लाभ कहलाता है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ के आधिक्य को अधिलाभ कहा जाता है। मतलब जो वास्तविक लाभ हो रहा है उससे सामान्य लाभ की तुलना की जाती है और उनका जो अंतर आता है वो अधिलाभ कहलाता है। इसका फार्मूला, सूत्र, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की अपेक्षित दर अपॉन में 100, और अधिलाभ का सूत्र है अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। ख्याति, किसी भी फर्म को अगर सामान्य लाभ होता है तो ऐसी फर्म में ख्याति नहीं पाई जाती, तो उस फर्म की कोई ख्याति नहीं होती है। और अधिलाभ की स्थिति में ख्याति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फर्म को सामान्य लाभ से अधिक लाभ होगा मतलब वो उसकी ख्याति के कारण होगा। तो सामान्य लाभ की दशा में ख्याति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, जबकि अधिलाभ की स्थिति में ख्याति होती है। औसत लाभ और अधिलाभ में अंतर। इसके पहले हमने सामान्य लाभ और अधिलाभ में अंतर देखा था। अब हम पढ़ेंगे औसत लाभ और अधिलाभ में क्या अंतर है। अर्थ, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे कि औसत लाभ क्या है। कुछ वर्षों के वास्तविक लाभ हानि को प्लस या माइनस करके औसत लाभ निकाला जाता है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ के आधिक्य को अधिलाभ कहा जाता है। मतलब जो वास्तविक लाभ है उसमें से सामान्य लाभ को माइनस कर दिया जाता है और जो अंतर की राशि होती है वो अधिलाभ कहलाती है। सूत्र, औसत लाभ का सूत्र है निर्धारित वर्षों के लाभालाभ का योग हानि घटाकर। अगर किसी वर्ष में हानि हो रही है फर्म को तो उस हानि को घटा दिया जाएगा और निर्धारित वर्षों की संख्या अपॉन में जो निर्धारित वर्ष हैं, जैसे 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, तो उससे आप डिवाइड करके औसत लाभ निकाल सकते हैं। अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। उपयोग, इसका उपयोग औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि में किया जाता है। इसका उपयोग अधिलाभ विधि तथा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि में किया जाता है। विनियोजित पूंजी, अब औसत लाभ निकालने के लिए फर्म की विनियोजित पूंजी की आवश्यकता हमको नहीं होती है। फर्म ने कितनी पूंजी विनियोजित की है, व्यापार में कितनी पूंजी लगाई, ये जानने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। कब? जब हमें औसत लाभ निकालना है। लेकिन अधिलाभ निकालने के लिए विनियोजित पूंजी की जरूरत होती है। सामान्य लाभ, इसमें सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती, डायरेक्ट औसत लाभ निकाल लिया जाता है पिछले वर्ष की जो भी लाभ या हानि है उनको प्लस माइनस करके। तो इसमें हमें सामान्य लाभ की जरूरत नहीं होती है, जबकि अधिलाभ निकालने के लिए सामान्य लाभ की जरूरत होती है। प्रतिफल की सामान्य दर, औसत लाभ की गणना करने में प्रतिफल की सामान्य दर पर विचार नहीं किया जाता है, जबकि अधिलाभ की गणना करने में प्रतिफल की जो सामान्य दर है उसको ध्यान में रखा जाता है।